हेलो एनएस फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अक्टूबर नवंबर बैच वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है और जो भी बच्चे पास हो गए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और देखो कि क्या करना है आगे चल के। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो और आगे बढ़ो। और अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बाई चांस जो स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी हार मत मानो, बिल्कुल भी मायूस मत रहो। आप लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और हाँ, इससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल नया है तो आप सभी का प्यार इस चैनल को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो स्टूडेंट्स, क्या करना है, जो बच्चे रह गए हैं उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में SYCT या फिर SYCP लिख के आया होगा और 4x भी लिख के आया होगा। पहले तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी मायूस मत रहो, क्योंकि मेहनत का फल हर किसी को मिलता है। क्या पता आप लोगों ने इस बार कम मेहनत की हो, तो आप बिल्कुल ही मायूस मत रहो। नेक्स्ट टाइम आप और भी ज़्यादा मेहनत करो, आप ज़रूर पास हो जाओगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो अब, आप अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपने एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा दिया है, आपने बहुत सारा कुछ लिखा है और अच्छा अच्छा लिखा है, तो आप लोग री चेकिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। और आप री चेकिंग के लिए तभी फॉर्म भरो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर्स ने आपके एग्ज़ाम पेपर को चेक करने में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तो आप बेशक अपना रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दो। आप बिना देरी के आप फटाफट वो रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने कुछ बना के ही लिख दिया था या फिर आपने बस थोड़ा बहुत ही लिखा है, आपको लगता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद पता होता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया है और वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो उसको तभी पता चल जाता है जब वो पेपर दे के घर आता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पता होंगी, तो आप लोगों को ये पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, पेपर कैसा गया है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये लगता है कि एक सब्जेक्ट आपका कुछ नंबरों से रह गया है और आपको लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट में पास हो जाना चाहिए था क्योंकि आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था, तो आप जल्दी से अपना रीचेकिंग का फॉर्म भर दो, अपना रीचेकिंग का फॉर्म भर दो। और अब बात करते हैं SYC, SYCT और SYCP और जिनके एग्ज़ाम पेपर में 4x लिखा हुआ आ रहा है। तो SYC का मतलब होता है कि आप लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में फेल हो, तो आपको थ्योरी का एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। और हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो, SYC आ रहा है, तो आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो, तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हो। आप कैसे दोबारा एग्ज़ाम दोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बात करता हूँ। अब बात करते हैं जिनके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ आ रहा है। SYCT का मतलब है वो थ्योरी में फेल है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, उसके कुछ नंबर कम आए हों या फिर आप लोगों ने पेपर दिया ना हो, आपने एग्ज़ाम जो है अच्छे से किया ना हो, काफ़ी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप लोग रीचेकिंग, अगर आपने बहुत अच्छा पेपर दिया था, अगर आपको लग रहा है कि आपको पास हो जाना चाहिए था, तो आप SYCT के कंडीशन में रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो। आप जल्द से जल्द वो फॉर्म भर सकते हो और आज की डेट में वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप वो फॉर्म सीधा सीधा भर सकते हो। अब बात करते हैं जिनके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ आ रहा है। SYCP का मतलब है आप प्रैक्टिकल में फेल हो, आप थ्योरी में पास हो, आप TMA में पास हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो। तो प्रैक्टिकल में फेल हो तो आप लोगों के पास ये तो है नहीं कि आप रीचेक करवाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल तो दिया ही नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे कि आप दोबारा से उस एग्ज़ाम, अगर कितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो प्रैक्टिकल में, आप उस
सब्जेक्ट के लिए दोबारा से फॉर्म भरोगे और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल दोगे, आप थ्योरी एग्ज़ाम उसमें नहीं दोगे। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उसमें थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो प्रैक्टिकल थ्योरी या फिर किसी में उन दोनों में से किसी में भी एक में अगर फेल है तो वो जो है उसको जो है सारी चीज़ें दोबारा देनी पड़ेगी। नहीं, अगर आप थ्योरी में पास हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का ही पेपर दोगे। तो अगर आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोगों को दोबारा से प्रैक्टिकल देना होगा। अब बात करते हैं 4 टाइम एक्स। 4 टाइम एक्स सभी जितने भी स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स फेल हैं, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, SYCP, SYCT, SYC, कोई भी रीजन हो सकता है, उन सभी के रिजल्ट में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ आएगा। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के उस सब में PP लिखा हुआ आ रहा है, पास लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उनके सब्जेक्ट के नीचे वहाँ पे 4 टाइम एक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो वो 4 टाइम एक्स का ये मतलब हो सकता है कि आपके जितने आप पास हो, सारे सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन आप अगर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या पता आपने जो 10th का एग्ज़ाम दिया था उसके बाद 1 साल का गैप होना चाहिए। होता है ना कि आप अगर रेगुलर स्कूल भी जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप 10th में होते हो, उसके बाद 11th में जाते हो, फिर 12th में जाते हो, ना कि आप 10th के बाद सीधा 12th में जाते हो। तो यही रीज़न होता है कि आप लोगों के उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि 10th इस साल उन्होंने 10th कर दी तो अगले साल के लिए वो सीधा 12th का फॉर्म ही भरते हैं, लेकिन आपको 1 साल का गैप होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आता, तो इसीलिए भी वहाँ पे 4 टाइम एक्स लिखा हुआ आता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 साल के बाद ही 12th पास कर दो, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया होगा जहाँ से भी आप एडमिशन लिया होगा कि आपको 10th के बाद 1 साल का गैप करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना आप 12th में पास नहीं हो सकते। और हाँ, दूसरा रीज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ आ रहा है, और लेकिन आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सब में पास हो। तो उसका रीज़न ये भी है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को सही से नहीं चुना। इसका मतलब है जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं वो सब्जेक्ट सही नहीं हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप 5 से 6 सब्जेक्ट लेते हो, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जिसमें 2 लैंग्वेजेस होते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर वो साइंस वाला है तो जैसे कि मान लो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो उसने ली है, और साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया है उसने, साइकोलॉजी ले ली है, संस्कृत ले ली है, वो ले सकता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने 7-7, 8-8 सब्जेक्ट, क्योंकि देखा जाता है कि आपने जहाँ से भी एडमिशन लिया है वो लोग बोलते हैं कि आप 7-8 सब्जेक्ट ले लो, आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है तो आप लोग 7-8 सब्जेक्ट ले लो, आप उनमें से 5 सब्जेक्ट में पास हो ही जाओगे। लेकिन ये टोटली गलत है, आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट लेने हैं, वो भी उसमें 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो तो फिर आप पास हो माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर आप साइकोलॉजी लो, फिर आप 2 फिर कोई और सब्जेक्ट ले लो, ऐसा नहीं होता। आप 2 लैंग्वेज आप लोगे, उसके बाद एक जो पर्टिकुलर एक जो रेगुलर बोर्ड में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप लो, क्योंकि आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ें करनी है तो वो चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पेंटिंग या फिर नॉर्मली वो सब संगीत ये सब सब्जेक्ट ले लिए हैं तो ये सब्जेक्ट आपके किसी काम के नहीं है। आप नॉर्मली जो चीज़ें रेगुलर स्कूल में होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को लो। अगर आप मान लो अगर आप 12th में हो, अगर आर्ट साइड से आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं कि हिंदी, इंग्लिश, आप आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, आप इनको ले लोगे। अगर आप साइंस साइड से हो, हिंदी, इंग्लिश, अगर आप PCB के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लोगे। अगर आप PCM से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लोगे, हिंदी, इंग्लिश के साथ। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, आपने रेगुलर बोर्ड से पास आउट हो और आपको नंबर जो है उसमें कम मिले हैं, आपको नंबर बढ़ाने हैं, तो अगर इसके लिए ले रहे हो तो आपको फिर आपको 4 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको आपके जो रेगुलर बोर्ड का होगा और एक आपको NIOS की तरफ से मिलेगा। फिर आपको कहीं पे भी अगर जॉब वैकेंसी पे जानी है या कुछ भी करना है लाइफ में तो आपको 2 रिपोर्ट कार्ड दिखाने पड़ेंगे। आप
देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट को लेना चाहो तो 5 को लो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए करना है, अगर आप 4 को लेना है 4 लो। अगर आपको टोटली अलग कर देना है एनआईओएस को और अपने रेगुलर बोर्ड को, तो आप एनआईओएस में 5 सब्जेक्ट लो। मैं तो बस आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपने अगर रेगुलर बोर्ड से पास कर लिया है तो आप उस रिपोर्ट कार्ड को, उस सर्टिफिकेट को अपने पास ही रखो। अगर आपको लगता है कि आप एनआईओएस से दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, अगर आप आर्ट्स लिया है, अगर आपने 12th में रेगुलर से आर्ट्स लिया है और एनआईओएस में आप साइंस साइड से करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी अपना रिस्क मत लो। आपके पास जो रेगुलर है उसको भी रखो और आप एनआईओएस में 5 सब्जेक्ट लेके आप एक बार ट्राई कर लो। अगर नहीं हो पाता है बाई चांस, तो आपके पास रेगुलर वाला सर्टिफिकेट आपके पास वो तो रहेगा, आप उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चे रह चुके हैं अब वो क्या करें, जिनके भी रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT वगैरह वगैरह आया है। तो आप लोग ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हो। वो एग्ज़ाम आपका इस महीने भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है और उससे अगले महीने यानी कि मार्च में भी हो सकता है, और अप्रैल में तो आपके एग्ज़ाम हैं ही हैं, आप उस टाइम भी दे सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वो एग्ज़ाम तब दो जब आप बिल्कुल उस एग्ज़ाम के लिए रेडी हों, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने अभी भी दिया था लेकिन आप नहीं कर पाए ना। तो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करो, उसके बाद ही आप चाहे ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहो या फिर आप अप्रैल बैच वाले स्टूडेंट के साथ अपना एग्ज़ाम देना चाहो, आप वो खुद डिसाइड करो। क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुद को अपने आप को आप जानते हो। मैं कोई नहीं होता कि आप ऐसा करो, आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। बस मैं तो एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं आपको 2 रास्ते दे सकता हूँ, आपको एक रास्ता चुनना है। वो रास्ता आपको अपने ऊपर, आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो, उस चीज़ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।